बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी और उससे मेन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या चीज़ है। इससे पहले भी एक और चीज़ बता दूं कि हम आज जो पढ़ रहे हैं वो इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो हम इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या टाइप्स हैं, कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की आती है, एक आती है यूवी है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी है, आईआर है, इंफ्रारेड है। थर्ड हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चौथी हमारे पास जो होती है वो एनएमआर होती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो जब भी हम बेसिकली पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर एनएमआर के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादातर इसी में ही जो है वीडियोस भी अपलोड हैं, ज़्यादातर काम भी इसी चीज़ पे हुआ हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो यूवी होती है वो तो बताती है कंजुगेशन के बारे में, ठीक है। अब जो आईआर है वो किस चीज़ के बारे में बताती है, वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है हमें। मॉलिक्यूलर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वो हमारे पास यही मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताती है, ठीक है। और जो सबसे मैंने कहा है ना कि बेसिक चीज़ है, ये हमारे पास दो किस्म की होती है एनएमआर। अगर एनएमआर की हम देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है एच एनएमआर, जिससे हम एच का आपको पता है ना, एच क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन एनएमआर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी टाइप है वो है सी एनएमआर। सी का मतलब है कि कार्बन एनएमआर, ठीक है, कार्बन एनएमआर, यहाँ पे लिख दें एनएमआर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझें कि हमने क्या करना है कि पहले डेफिनेशन पढ़ के फिर इनको जो है स्टडी करना है। इसमें हमारे पास बेसिकली ये और ये चीज़ आएगी। तो पहले तो देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे जो हम चीज़ एक यूज़ करते हैं, एक होता है एक्सआरडी, जो है हमारे पास किस लिए होती है एक्सआरडी। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं हमारे पास जो ऑलरेडी अपलोड है, जो करेक्टराइजेशन के लिए होते हैं, अगर आप एक्सआरडी का यूज़ करेंगे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर कर सकते हैं या स्ट्रक्चर एलिसिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ये एक छोटा सा पॉइंट था। आप देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ रूलर मीन्स के स्पेक्ट्रा ऑफ रूलर होता है और स्पेक्ट्रम हम जो है एक सिंगल स्पेक्ट्रम को कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोप इज़ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम, या इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी भी कह सकते हैं। गेन एनर्जी, गो टू एक्साइटेड स्टेट, देन एमिट एनर्जी एंड रिलीज रेडिएशन, दैट रेडिएशन आर डिफरेंट फॉर्म। मीन्स के एक स्टेट है, ऊपर गया है, एक्साइट हुआ है, दोबारा नीचे आया है, तो हमारे पास एक रेडिएशन जो है वो रिलीज़ की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट आ गया। इसके अलावा जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये चीज़ है स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, कि इट इज़ द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप इस उसको देख लें डेफिनेशन को, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टेट इन एटम और मॉलिक्यूल और सॉलिड और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ठीक है। ये आपके पास 3 डेफिनेशंस आ गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डेफिनेशन जो है वो ये भी है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन विच आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेशन और करेक्टराइजेशन, द केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर स्टडीड भी कह सकते हैं, या हमारे पास कह सकते हैं कि एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 डेफिनेशन हो गई हैं। अब इन डेफिनेशन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास इस की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, इतना थ्योरी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या चीज़ है। वो कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेट सपोज, आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, या रेडिएशंस जो होती हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक उसमें रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है वो हमारे पास यूवी रेज भी आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स भी आ जाती हैं, एक्स रेज भी आ जाती हैं, हमारे पास आईआर रेज भी आ जाती है। ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्मिक रेज भी आ जाती हैं, विजिबल रेज भी इसमें आ जाती हैं। ये हमारे पास सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इन मीन्स के मैं अगर आपको कहीं पे बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो आपने समझ जाना है कि इसमें हमारे पास, इसमें मैंने बात की है कि या वो एक्स रेज हो सकती हैं, या कॉस्मिक रेज, या IR रेज हो सकती हैं, या माइक्रोवेव रेज हो सकती हैं, या विजिबल, इसमें कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात, जैसे मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रही हूँ, तो मेरे पास जो रेडिएशन यूज़ हुई है वो इंफ्रारेड IR रेडिएशन यूज़ हुई है। मेरे पास अगर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करती हूँ तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे UV की बात हुई है, UV रेडिएशन इज़ यूज्ड। तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किसी भी मैटर पे पड़ती हैं, कोई भी मैटर है, तो ये जब इस पे इंटरेक्ट होता है और इससे जो भी हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब हमारे पास, हम बेसिकली स्टडी क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो रेडिएशन आई है उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी यहाँ से जो एमिट हुई है, जितनी एमिट हुई है, जितनी एब्जॉर्ब हुई है, जितनी फ्रीक्वेंसी पे हुई है, हम उसका स्टडी जब करेंगे तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैटर में एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। अगर इसका वर्ल्डली मीनिंग देखें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, दैट इज स्पेक्ट्रम इन स्पेक्ट्रम, स्कोपी मीन स्टडी, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ आपको समझाने की चीज़ें हैं कि एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द एक्चुअल मीन दैट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने यही स्पेक्ट्रोस्कोपी करते ही इसलिए कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये इसकी ओरिएंटेशन वगैरह क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलती हैं। Spectroscopy is used to study functionality of molecules like alkane, carboxylic acid, alkene. In simple words, spectroscopy is the interaction of radiation with matter that gives the spectrum. तो हमें स्पेक्ट्रम देता है। When the radiation, अब मैंने वही बात की है कि रेडिएशन कोई भी होती है, मैं यहाँ पे रेडिएशन की बात कर रही हूँ, that means I am talking about electromagnetic radiation, that is this type of रेडिएशन। अब इस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इतनी किस्म की आती हैं, ये कि इसका पूरा जो है एक सीरीज़ बनी होती है, जो हमारे पास इनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ पे ये सारी जो होती है ये आती है, और इनके पूरे जितना भी होता है इनकी फ्रीक्वेंसीज़, उनको कहते हैं कि ऑन द होल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। फॉल ऑन द मैटर, अब कोई भी जो हमारे पास रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या करती है कि वो कोई मॉलिक्यूल, दैट इज़ मैटर, कोई एटम भी हो सकता है, उस पर जो है पड़ती है, इट इज़ इधर एब्जॉर्ब और एमिट, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है उस मॉलिक्यूल में, या वहाँ से एमिट हो जाती है लाइट विच हेल्प टू मेक द इमेज। और यहाँ से क्या होता है कि हमें एक इमेज मिलती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम क्रिएटेड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है इसके लिए, स्पेक्ट्रोमीटर। फॉर एग्जांपल दैट सैंपल वी चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन, इट इज द ओनली कंसर्न फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डिवाइस यूज फॉर गिविंग स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे ये इतनी लंबी बातें समझाने का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आपके पास जब कोई भी रेडिएशन किसी भी मैटर पे पड़ेगी तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ये स्पेक्ट्रम देने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ तक बात हो गई ख़त्म। यहाँ इसके अलावा बेसिकली जो हम कह सकते हैं किसी को कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या चीज़ देती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मॉलिक्यूल, फंक्शनैलिटी अबाउट एनी मॉलिक्यूल, और इट टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर अबाउट एनी मॉलिक्यूल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप देखें, यहाँ वैसे स्पेक्ट्रोमीटर का बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए जो है यहाँ पे इस लेवल पे तो नहीं ज़रूरी, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अभी मैंने बात की है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लें। ये देखें, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें कॉस्मिक रेज आ जाती हैं, तो ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी इनकी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, यहाँ पे फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो, तो ये हमारे पास ऐसे होती हैं। अब ये ऑन दी होल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ज़रा आगे चलते हैं, तो चलें जी, आपको डेफिनेशन तो हो गई क्लियर, जिसमें हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है क्या चीज़ है, ये इंटरेक्शन है किस चीज़ का, मैटर और एनर्जी का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इनका हमारे पास ये इसके आगे डेफिनेशन, आप किसी भी तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो है एक इसकी चीज़ आएगी। अब आपने यहाँ से HNMR देखना है, NMR की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब NMR अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करती हूँ तो मेरे पास, मैंने आपसे कहा है ना कि इसमें हमारे पास बेसिकली दो आ जाती हैं, एक प्रोटॉन NMR या HNMR, एक CNMR, कार्बन NMR। अब अगर हमारे पास, मैं बात करती हूँ HNMR की, तो यहाँ से आज जो हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा, एक तो आपको शील्डिंग, डी शील्डिंग की समझ आ जाएगी, शील्डिंग, डी शील्डिंग की,
एक आपको समझ आ जाएगी, जो सबसे ज़रूरी है वो है TMS। TMS इज़ द बेसिक, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूजिंग इन HNMR एंड CNMR एंड इन द होल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके अलावा हमारे पास शील्डिंग, डी शील्डिंग, एक TMS हो गया है। इसके अलावा आपके पास पास्कल ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। इसके अलावा आपके पास आएगा कपलिंग वाली बात आ जाएगी, कपलिंग कांस्टेंट, और HNMR की जो है प्रोटॉन NMR की आपको सिग्नल्स की समझ आ जाएगी। ये चीज़ें जो हैं हम आज इसमें पढ़ेंगे। चलें जी देखते हैं। इसके अलावा आपको जो केमिकल शिफ्ट है, जिसमें हम ये TMS में ही केमिकल शिफ्ट जो है यहीं आ जाती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास एक और चीज़ भी आप लोगों को समझानी है, जिसमें है इंटीग्रेशन वगैरह। चलें जी पहले तो HNMR को समझते हैं। हमारे पास HNMR क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास HNMR का मतलब होता है, पहले तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी एब्रीविएशन है। तो NMR को जो यहाँ देखें तो इंट्रोडक्शन में NMR spectroscopy is different from another spectroscopic techniques because there is no interaction of EMR electromagnetic radiation with matter. Instead of this technique, magnetic field is applied. Then we study physical, chemical, biological properties of matter. अब यहाँ पे जो NMR है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि ये जो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि हमारे पास यहाँ पे हम अपने मैटर को मैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो नहीं देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं देते, बल्कि हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखते हैं और फिर उसकी जो है चेक करते हैं, केमिकल जो है फिजिकल या उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। लेट्स सपोज मेरा कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में रखने के बजाय सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई कर दी या रख दिया, तो मेरे पास उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड NMR। तो इससे हमें जो स्पेक्ट्रम वगैरह मिलेगा तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन में आ गया इसकी NMR टेक्निक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन कंपाउंड यूनिक स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई CH फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वैसे है कि आपको ये क्या चीज़ देता है या क्या बताता है। आप देखें डेफिनेशन की तरफ, इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने जो चीज़ देखनी है, लेट सपोज ये मेरे पास जो है क्या है, H है, ये कंपाउंड है कोई भी, लेट सपोज। अब आपने क्या करना है कि यहाँ मैं कर देती हूँ साउथ पोल, यहाँ कर देती हूँ नॉर्थ पोल। तो मेरे पास जो है लेट सपोज मेरे पास जो है यहाँ से सारी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जा रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का इन प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट होगा तो हम ये HNMR में देखेंगे। यहाँ पे देखें कि HNMR इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन NMR। इट इज़ पावरफुल टूल फॉर एल्यूसिडेटिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। हम बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ H है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हमने देखना है कि कैसे इंटरेक्ट करता है, इसकी कपलिंग कैसे है, इसमें हमारे पास पीक्स कैसे आती है, इंटेंसिटीज कैसे आती है। तो कहते हैं कि हाउ डज इट वर्क। हमारे पास HNMR का जो है क्या प्रिंसिपल है, दी एटम न्यूक्लियस जो होता है, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस इज स्पिनिंग, वो तो हमें पता है। यहाँ पे ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है जिसमें हमें ये भी देखना है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक हमारे पास ये क्या चीज़ है कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये प्लस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये भी अपनी जगह पर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर वो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर वो खुद भी क्वार्क्स से बने होते हैं और आपको पता है कि क्वार्क्स जो हैं वो भी स्पिन कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक अलग सा वो है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इतना समझ लें कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो स्पिन कर रहा है। अगर न्यूक्लियस हमारे पास स्पिन कर रहा है तो इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अपनी भी होगी, बट विदाउट द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द न्यूक्लियस स्पिन आर रैंडम। जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं अप्लाई करते तो इसकी खुद का जो स्पिन है वो तो रैंडम होता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक एटम पे लगाते हैं या मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या करता है कि वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ अलाइन कर लेता है, उसी के साथ हो जाता है। जैसे वो जा रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी उसी के साथ अलाइन अपने आप को कर लेता है। देम सेल्स इधर विद और अगेंस्ट दी एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या करेगा कि या तो अलाइन करेगा या
उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा या उससे अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसकी चीज़ को भी छोड़ दें। इसके अलावा जो है, लेट सपोज ये देखें, ये कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है जो स्पिन कर रहा है और मैग्नेटिक जो है वो फील्ड वो कर रहा है क्रिएट, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमारे पास जो है एटम होंगे, एटम के अंदर जो है उनके अपने न्यूक्लियस होते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये अब इन दी एब्सेंस है, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अलाइन कर गए, या अल्फा स्पिन स्टेट आ जाएगा, या हमारे पास बीटा स्पिन स्टेट आ जाएगा, या हमारे पास जो है विद अलाइन हो जाएगा, या अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे पास अब अल्फा क्या होता है, यहाँ पे ये सिर्फ बातें समझने की हैं। प्रोटॉन दैट अलाइन विद एक्सटर्नल, अब जब अलाइन कर लेगा तो वो अल्फा हो जाएगा, अगर अगेंस्ट चला गया तो वो बीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलें, वो तो एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा वो था HNMR, ठीक है। HNMR में हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। इसके अलावा हमने जो है क्या चीज़ देखी है, हमने जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज़ देख ली इसकी। अब देखते हैं इसकी हमारे पास शील्डिंग और ये डी शील्डिंग वाली बात, कि इसमें हमारे पास क्या है। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, आपने इतना ज़्यादा नहीं लिखना, बस इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट लें। आप देखें कि हमारे पास शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या काम करता है। शील्डेड किसे कहते हैं, डी शील्डेड किसे कहते हैं। शील्डिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की शील्ड, जैसे हम ढाल की बात करते हैं, शील्डिंग का मतलब है किसी को बचाना, आप उसे शील्ड कर रहे हैं। डी शील्डिंग का मतलब होता है कि वो एक्सपोज है किसी एक डेंजरस इन्वायरमेंट से, या वो नहीं चाहता किसी इन्वायरमेंट, तो वो डी शील्ड है, वो ओपन है, ठीक है, उस पर कोई ढाल वगैरह नहीं है, वो एक्सपोज है, किसी भी सिचुएशन से एक्सपोज है। ये तो इसका मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अगर मैं आपको ये शील्डिंग प्रोटॉन की बात करती हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR में, या डी शील्डिंग की, तो मेरा क्या मतलब है इसका, ये देखते हैं। आप देखें कि मैं कहती हूँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कास्ड टू सर्कुलेट एंड जनरेट देयर ओन सेकेंडरी फील्ड नोन एज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करता है अपने ही इस पे स्पिन करता है, रिवॉल्व करता है अपने ही एक्सिस पे, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी रिवॉल्व करें। तो जब हम उस पे क्या करते हैं कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब उन पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो है एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना लग जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट करते हैं, या हम उसे कहते हैं कि ये सेकेंडरी इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर मैं शील्डिंग प्रोटॉन की तरफ आती हूँ, तो शील्डिंग प्रोटॉन का ये मतलब है कि शील्डिंग का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बचाना है। अब यहाँ प्रोटॉन की बात करिए तो आपने प्रोटॉन किसी प्रोटॉन को बचाना है मैग्नेटिक फील्ड से। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में। लेट सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अराउंड द प्रोटॉन इट सेल्फ जनरेट फील्ड इन सच वे दैट इट अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास जो है क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, इतनी बात समझ आ रही है ना। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन। अगर इन पे मैं यहाँ पे लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, मैंने कोई मैग्नेट रख दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दिए, सॉरी मैग्नेटिक से फील्ड अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास इस आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे समझ लें, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ आ गई है। यहाँ पे मैंने लेट सपोज नॉर्थ साउथ पोल लगा दिया है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ प्रोटॉन का मतलब होता है H। अब हमने इसे शील्ड करना है, ठीक है, शील्ड मतलब इसे बचाना है। और यहाँ से अगर लेट सपोज मैं ऐसे लेके जाती हूँ कि मेरे पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, आने ही नहीं देंगे। उनका मकसद है कि इस प्रोटॉन पीछे वाले को बचाना है। इतनी बात समझ आई है। अब जो है मेरे पास ये शील्डिंग में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, शील्डिंग में आ जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं ये करती हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रही है, तो अगर लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जो ये खुद क्रिएट कर रहा है वो भी और ये आने वाली भी मिला के जो है इसकी तरफ ये लेके जाता है, प्रोटॉन एक्सपोज हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डी शील्डिंग।
क्योंकि अब जो है वो प्रोटॉन को बचाना चाह रहा था, वो चाहता था कि बचाऊं, लेकिन यहाँ तो क्या केस है कि यहाँ तो ये वाली भी और ये वाली इसकी भी मिल के इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिचुएशन हमारे पास डी शील्डेड जो हो जाएगी, और ये हमारे पास शील्डेड हो जाएगी क्योंकि इसके आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन की ढाल है। यहाँ पे एक और चीज़ समझें कि हमारे पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से शील्डिंग ज़्यादा होती जाएगी। तो बचाने वाला उसे बंदे ज़्यादा तो उसकी शील्डिंग भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा जो है ये एक्सपोज होगा उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। अब ये शील्डिंग और डी शील्डिंग टीएमएस में आपके काम आएगी समझने में, जहाँ पे पीक्स लगती हैं। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखें कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है और हमारे पास वो अपनी जो है वो प्रोटॉन भी अपनी जनरेट कर रहा है फील्ड, और वो हमारे पास क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन भी अपनी करता है, तो सो द फील्ड फेल्ट बाय प्रोटॉन इज कैंसल आउट एंड प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। Those protons sense the smaller effective magnetic field so come into resonance at lower frequency। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक रेजोनेंस आपने पढ़ी होगी कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेजोनेंस है वो ये चीज़ नहीं है। आपकी जब एनर्जी सेम हो जाती है यहाँ पे तो वो रेजोनेंस दिखाते हैं, तो ये वो वाली रेजोनेंस है। वो कहते हैं कि अब इस प्रोटॉन को क्या है कि इस प्रोटॉन को रेजोनेंस में लाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास शील्डेड है, इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड का, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल है जो ये आ रही है, इस पर इतना नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी जो है वो देनी पड़ेगी, और ये हमारे पास रेजोनेंस जो है वो शो कर लेगा। यहाँ पे बात समझ आ रही है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस। यहाँ पे जो है ये डी शील्डेड है, ये ऑलरेडी एक सिचुएशन इस पे एक्सपोज हुई पड़ी है, ऑलरेडी इस पे कोई ढाल नहीं है, इतनी मुश्किलात झेल रहा है, तो हमारे पास इसे रेजोनेंस में लाना भी मुश्किल होगा, इसे हाई फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखें कि higher the electron density around the nucleus of proton shielded the nucleus from external magnetic field। वही बात है कि हमारे पास न्यूक्लियस में होता है तो जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी हमारे पास शील्डिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट द प्रोटॉन डज नॉट गो टू अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। ये अल्फा बीटा को फिलहाल तो दिमाग से निकाल दें, बस ये समझें कि हमारे पास शील्डिंग क्या है और डी शील्डिंग क्या है, ठीक है। तो सिग्नल जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन के अप फील्ड में आते हैं, ये टीएमएस में आपको ये समझ आएगी, ठीक है। तो टीएमएस जब समझेंगे अप फील्ड में कौन से होंगे और जो है डाउन फील्ड में कौन से होंगे। अब ज़रा डी शील्डिंग की तरफ चलते हैं। डी शील्डिंग में इफ़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन द फील्ड felt by proton is increased and proton is said to be de-shielded and absorption is known as the down field। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास ये क्या करेगा, जब ये अपनी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी एक अपनी होगी, ठीक है। अब ये दोनों रेनफोर्स का मतलब ये दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज़ पे एक्सपोज हो जाएगी, प्रोटॉन पे या एच पे, ठीक है। अब एच पे ये एक्सपोज हो गई है तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पास डी शील्डिंग में चला जाएगा, इसे बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड डी शील्डिंग। अब और ये हमारे पास किस चीज़ में आ जाएगा, ये डाउन फील्ड में। जब टीएमएस को हम देखेंगे तो ये हमारे पास डाउन फील्ड में आ जाएगा, और प्रोटॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या फील्ड लगेगी वो हाई हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सपोज है, उससे कोई फील्ड करने वाला शील्ड करने वाला ही नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे शील्ड नहीं करा बल्कि ये भी इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इस पे अप्लाई होगा और इसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। आप देखिए कि लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन डी शील्डेड द न्यूक्लियस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एंड सिग्नल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ सच प्रोटॉन आर सेड टू बी डाउन फील्ड में होते हैं। दीज प्रोटॉन सेंस अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना कि वो ऑलरेडी डी शील्डेड होते हैं, वो ढके हुए नहीं होते, वो एक्सपोज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करेंगे कि उन पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और वो सेंस भी ज़्यादा करेंगे इस चीज़ को। कम टू रेजोनेंस एट हायर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझे कि कैसे। अब यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, इस साइड पे डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे मेरे पास डी शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे मेरे पास शील्डेड इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन आएंगे, और यहाँ पे भी शील्डेड। यहाँ पे एक चीज़ समझे कि जब मैं टीएमएस की बात करूँगी तो टीएमएस अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो आपको शील्डिंग डी शील्डिंग भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप लोग TMS यहाँ से लिखते हैं तब भी आपको शील्डिंग डी शील्डिंग TMS के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको आगे समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये डी शील्डेड प्रोटॉन है, तो डी शील्डेड प्रोटॉन की तरफ मैंने कहा है ना कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। अगर मैं इस साइड पे डी शील्डिंग करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे डी फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे शील्डिंग की तरफ तो फ्रीक्वेंसी लो होती है, लेट सपोज यहाँ जो है ये लो है और यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है। मैंने अभी कहा है ना कि ये डी शील्डेड होते हैं, इन्हें मैग्नेटिक इन पे इफेक्ट ज़्यादा इन्हें सेंस हो रहा था या फील कर रहे होते हैं बजाय शील्डेड के। यहाँ पे ये थोड़ा सा है कि ये डाउन फील्ड में होंगे, ये लेस इंटेंस होंगे और आर इनविंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये चीज़ें छोड़ दें, आगे आपको समझ आ जाएंगी। अब आते हैं हमारे पास केमिकल शिफ्ट के तरफ। अगर मैं केमिकल शिफ्ट की बात करूँ, केमिकल शिफ्ट का एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, स्पेशली TMS का पूछ सकते हैं आप लोगों से कि हमारे पास TMS वगैरह क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखें कि हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस रिलेटिव टू स्टैंडर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व प्रोटॉन और टेट्रा मिथाइलसिलीन, जिसे हम TMS प्रोटॉन भी कहते हैं। केमिकल शिफ्ट का ये मतलब होता है कि आपके पास एक शिफ्ट बनाई जाती है जिसमें एक स्टैंडर्ड रखा जाता है जिसे हम TMS कहते हैं, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जो है वो मैच किया जाता है न्यूक्लियस की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसके पास हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर अप्लाई हो रही होती है और उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। लेट सपोज अगर उसका जो है प्रोटॉन उसे इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड कर रहा है तो TMS में जो है वो कहाँ पे आएगा, वो हमारे पास जो है TMS के करीब आएगा या TMS से दूर आएगा। अगर उसे इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं करा तो वो कहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखें कि हमारे पास जो है हम TMS को पहले तो यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक तो ये सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इट इज़ इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद सैंपल, एक ये चीज़ हो गई है इसकी। बाकी इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, आप देखें कि मेरे पास एक रफ स्ट्रक्चर बड़ा बना हुआ है, किस चीज़ का है, TMS का है, टेट्रा मिथाइलसिलीन का। एक इसका ये भी है और एक ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है मेरे पास ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये मैंने खोल के लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं कि वी चूज़ बिकॉज इट इज़ केमिकल इनर्ट, एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि हमारे पास इसके अलावा क्या है, इट हैज़ हाईली स्टीरिक हिंड्रेंस सो नथिंग कैन रिएक्ट विद इट। आप खुद सोचें, जिसके पास ये 4 फंक्शनल ग्रुप हों, इस पे इतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है, तो आप खुद सोचें, यहाँ ये सारे H हैं मेरे पास, तो इस पे कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो ये तो खामखा केमिकल इनर्ट होगा। इस पे बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है हमारे पास, तो ये तो केमिकल इनर्ट होगा। एक तो इसका ये है, इसीलिए हम इसे लेते हैं। बाकी इसके ये क्यों लेते हैं कि हैविंग ओनली वन सिग्नल एट जीरो, ये हमें एक सिग्नल देता है जीरो पे। इट एज अ रेफरेंस मटेरियल, ये हमें रेफरेंस मटेरियल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट्स 12 प्रोटॉन। अब इसमें आप ये काउंट कर लें, ये 12 प्रोटॉन्स आर मैग्नेटिकली इक्विलेंट, ये मैग्नेटिकली इक्विलेंट होते हैं। इट इज़ हाईली वोलेटाइल एंड कैन ईजिली बी रिमूव टू गेट बैक दिस सैंपल। वोलेटाइल है, आसानी से उड़ जाएगा, आप अपना सैंपल दोबारा ले सकते हैं। इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन इंटरमॉलिक्यूलर डिसोसिएशन विद द सैंपल, एक तो ये हमारे पास जो है सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इंटरमॉलिक्यूलर डिसोसिएशन में पार्ट नहीं लेता, तो हमारे पास ये क्या होगा कि सैंपल के साथ इंटरेक्शन इसकी नहीं होगी। इट्स रेजोनेंस पोजीशन इज सो फार अवे फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, तो इसकी जो रेजोनेंस पोजीशन है एक्चुअली ये हमारे पास जो हमारा स्पेक्ट्रा है या जो हमारी रेंज है उससे बहुत दूर है। सो ड्यू टू प्रोटॉन इन मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास जो है ये किस चीज़ के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो आपके पास हो गया है ना यहाँ तक। अब देखें, इतनी आपको ये पॉइंट समझ आ गए। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो है, अगर आप TMS की वैसे बात करते हैं HNMR में, तो HNMR में मेरे पास ये होता है 0 to 12 ppm, ये इसकी रेंज है, ये याद कर लें। तो ये देखें कि मैंने 0 to 12 इसकी रेंज बनाई है। अब 0 to 12 जब मैंने इसकी रेंज बनाई है तो इससे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। क्या करूँगी कि मेरे पास जो, लेट सपोज मैंने इसे 6 के बाद जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि जो 0 to 6 होती है वो हमारे पास होती है डाउन फील्ड, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगी डाउन फील्ड और ये मेरे पास हो जाएगी, इसे हम कहते हैं कि ये अप फील्ड है। इतनी बात समझ आ गई है।
अच्छा, यहाँ पे जो है आपने एक और चीज़ समझनी, अप फील्ड में हमारे पास कौन से आते हैं? अप फील्ड में जो है हमेशा शील्डेड, शील्डेड, और हमारे पास जो डाउन फील्ड में आते हैं वो आते हैं डी शील्डेड, ठीक है। अब एक चीज़ समझे कि हमारे पास जब अप फील्ड में जो है शील्डेड डी, अच्छा टीएमएस हमारे पास यहाँ से आएगा। अगर मैं टीएमएस, अगर आप जीरो यहाँ से शुरू करेंगे तो टीएमएस भी यहीं पे लिखेंगे। यही चीज़ मैं आपको पहले भी समझा रही थी, ठीक है। अगर आपने जीरो यहाँ से शुरू किया तो आप जो है टीएमएस यहाँ लिखेंगे, फिर आपका डाउन फील्ड यहाँ पे आएगा। अगर टीएमएस इस साइड पे लिखा तो डाउन फील्ड यहाँ आएगा। ये उलट करके अगर लिखे तो बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे कि हमारे पास जो, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये टीएमएस के करीब है, अगर कोई चीज़ मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है वो डी शील्डेड है, तो मैं कहूँगी कि ये डाउन फील्ड में आएगा और ये टीएमएस के करीब आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल शील्डेड है, हम कहेंगे कि ये अप फील्ड में आएगा और टीएमएस से दूर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ ले। अब हमारे पास जो है ये तो चले, आपको इतना तो समझ आ गया ना। इसके अलावा थोड़ी सी ये बातें भी आप देख लें कि अगर आपके पास ये काम आएंगी, पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ केमिकल शिफ्ट होता है हमारे पास। केमिकल, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट इज एनएमआर, इन एनएमआर द डिस्टेंस बिटवीन एनएमआर सिग्नल। केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट टीएमएस स्केल एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम में होता है हमेशा, पार्ट्स पर मिलियन, जो जिसे हम कहते हैं ये पार्ट्स पर मिलियन है यहाँ पे। द पोजीशन ऑफ टीएमएस जो है सिग्नल इज टेकन एज 0.0 ppm। द पोजीशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम रेफरेंस इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। इतनी, अब केमिकल शिफ्ट बनाने का तरीका आपको आ गया है। यहाँ पे इसका आप ये मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, लेकिन आपका ये समझना ज़रूरी है। अगर कोई स्किप भी करना चाहे तो इसे स्किप कर सकता है, क्योंकि तकरीबन यही चीज़ें हमारे पास आगे आएंगी। तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो है मेन जो बात है वही पढ़ते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई जो है एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर लेट सपोज मेरे पास ये CH3, ये CH2 और मेरे साथ ये F लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं यही चीज़ आपको यहाँ बस एक ही मॉलिक्यूल में समझाती हूँ कि मेरे पास ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ये होता है कि इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा कि ये जब इसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ वाले जो H हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए। जब ये खुद उनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहेगा तो इन्हें कौन बचाएगा? ये क्या होंगे? डी शील्ड नहीं हो जाएंगे। इन्हें बचाने वाला तो चले गए, जो इलेक्ट्रॉन थे इन्हें बचा रहे थे, शील्ड कर रहे थे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना किसी एटम में, जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा ना, उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। छोड़ दें बाकी की ये जो चीज़ें हैं, इसको छोड़ते हैं, बस यही चीज़ जो है ये याद रखें कि लेट सपोज आपके पास किसी ग्रुप में ये वाला कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये जो है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग। तो हमारे पास फिर टीएमएस में ये कहाँ पे आ जाएगा? डाउन फील्ड में, ठीक है। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये चार जो है ये हैं हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका कैसे है कि डी शील्डिंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, कितनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमारे पास जा रही है। अब देखें, आगे देखें, चलें जी। अब देखते हैं, एक और चीज़ भी आपको समझा देती हूँ, इन शॉर्ट बता देती हूँ कि आपको काम आएगी। ये आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, अगर आपसे कोई कहे कि ये हमारे पास शील्डेड कौन से हैं, डी शील्डेड कौन से हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
इसने क्या किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तो काम यही है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ए का नाम दिया, इसे बी का, क्योंकि इसकी केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो अलग है। ये एक तरफ से Cl के साथ, एक तरफ से CH3 के साथ। इसकी अलग है क्योंकि ये एक तरफ से CH2 के साथ है, बाकी जो है इसका कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो सेम तो ना हुआ, मैंने एक को ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दे दिया। मैंने क्या किया है कि मैंने ये देखना है कि शील्डेड कौन सा होगा, डी शील्डेड कौन सा होगा, TMS में ये कहाँ पे आएंगे। तो मैंने क्लोरीन अटैच किया जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन खींच गए। तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इन्हें कौन शील्ड करेगा, कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये डी शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास शील्डेड है एज कम्पेयर टू ए। हम जो है हमारे पास ये जो बी वाला है ये हमारे पास शील्डेड है, क्योंकि इससे पहले ये आ गया और इसके बाद ये वाला आया। मीन्स कि हमारे पास क्लोरीन जो है वो इससे खींच रहा है, इससे नहीं खींच रहा। हमारे पास ये ज़्यादा शील्डेड हुआ है, इसके तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली बात आपको समझानी थी। तो TMS में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे है कि अगर मैं TMS की बात करती हूँ तो मेरे पास बी वाला जो है वो कहाँ पे आएगा, शील्डेड कहाँ पे आते हैं, शील्डेड हमारे पास TMS के करीब आते हैं ना। तो मैंने यहाँ से TMS 0 से शुरू किया था, 12 यहाँ था, यहाँ पर TMS था। तो ये बी वाला हमारे पास क्या है, शील्डेड है ना। तो ये वाला शील्डेड यहाँ पे आएगा और ये डी शील्डेड यहाँ पे आएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, स्टीरिक हिंड्रेंस का थोड़ा सा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग ऑफ नेबर। तो ये एग्जाम्पल है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये सारी शील्डिंग, डी शील्डिंग TMS में कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। 0 to 12 TMS होती है, तो आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास अल्केन की वैल्यू अल्कीन है, फिर इनकी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमारे पास कि हमारे पास ये TMS में कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये अल्काइन है, अल्कोहल है, ये सारी। अब मैंने जो सर्कल किया है ये इन हाइड्रोजन की जो है या इन प्रोटॉन की जो है इनकी लिखी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू HNMR जो है मैंने ये वैल्यूज़ जो है ये किए हैं। अब ये सारी जो है ये आप वैल्यूज़ नोट कर सकते हैं अगर काम कहीं आ जाती हैं आपको। यहाँ पे कीटोन वगैरह है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इस चीज़ का, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ईस्टर हो गया हमारे पास। इसके अलावा मेरे पास ये चीज़ है अल्काइल हैलाइड वगैरह हो गया जो मैंने कहा है। चलें जी, यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई। अब जो आगे हम चीज़ देखेंगे, अच्छा फिर देखें कि पास्कल ट्राइंगल हमारे पास आता है। एक चीज़ आप याद कर लें कि हमारे पास NMR में जो है वो डिफरेंट पीक्स आती हैं, सिंगलेट, डुबलेट, ट्रिपलेट, और इसमें हमारे पास होती भी 0 to 12 है। अगर लेट सपोज आपके पास 0 to 15 या 0 to 13 में आ गया तो ये तो बहुत ही रेयर केस है, लेकिन हमारे पास तकरीबन इसकी यहाँ पे रेंज आती है। लेकिन हम जो आगे CNMR पढ़ेंगे उसमें हमारे पास सिंगलेट पीक होगी। तो ये पुरानी बातें, अब आगे की बातें हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं हमारे पास है पास्कल ट्राइंगल। तो पास्कल ट्राइंगल क्या है और इसका क्या काम है ये देखते हैं। चलें जी, पास्कल ट्राइंगल से पहले भी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि हमारे पास काउंट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स। कभी आपके पास लेट सपोज मैं आपको क्या करती हूं कि मैं आपको मॉलिक्यूल देती हूँ CH3, CH2 और साथ में क्या करती हूँ CH3 लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि हमारे पास इसकी और इसकी क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो मैंने इसे ए का और इसे भी ए का नाम दे दिया। ठीक है, और इसे मैंने बी का नाम दे दिया क्योंकि ये डिफरेंट है। इसकी ये भी एक लगा हुआ है एक साइड पे, ये भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी यहाँ भी CH2 है, यहाँ कुछ नहीं, और इसका यहाँ भी CH2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये सेम हुआ है। अगर मैं ए के लिए क्या करती हूँ, सिग्नल निकालती हूँ कि मेरे पास कितनी पीक्स आएंगी, तो यहाँ पे होता है N+1 का रूल। ठीक है, फॉलो होता है। N+1 के लिए आपने क्या करना होता है कि जिस मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं उसके हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, प्रोटॉन नहीं देखेंगे, उसके नेबर वाले के देखेंगे। यहाँ पे कितने हैं, मैं ए के लिए निकाल रही हूँ, तो ए वाले के साथ कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, N2 आ गया +1, तो हमारे पास पीक आएंगी ट्रिपलेट। हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रिपलेट पीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेट सपोज अगर मैं अब क्या करती हूँ कि मैं बी वाले के लिए निकाल रही हूँ, तो मेरे पास दोनों की तो केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे भी सेम N+1 का रूल अप्लाई करूँगी और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा,
पीक निकल आएगी, या मैं कहूँगी कि मेरे पास यहाँ पे सिग्नल निकल आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे कितने और यहाँ पे कितने हैं, 6 + 1, तो मेरे पास 7 7 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे देखें और चीज़ आपको ये बताऊँ कि ये तो हमारे पास था पीक्स का तरीका कि आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं और साथ वाले के वो देखें। अब देखते हैं पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल को कैसे समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल की शेप में क्या दिया जाता है। पास्कल ट्राइंगल से हमें जो मिलते हैं यहाँ पे इंटेंसिटीज़ मिलती हैं पीक की। क्या चीज़ मिलती हैं? हम यहाँ पे इंटेंसिटीज़ चेक करते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने एक केमिकल शिफ्ट बना दिया, या मैं आपको स्पेक्ट्रम का समझा रही हूँ यहाँ पे, इससे यहाँ पे रहने दे। अब करते हैं पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। पहले होता है 1। अगर मैं यहाँ पे 1 के लिए देखूँ तो मेरे पास 1 के लिए हमेशा जो पीक आती है ना वो आती है सिंगलेट। आपके पास लेट सपोज n+1 का अगर मैं रूल लगाती हूँ, सॉरी आपको नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया, मैं लगाती हूँ 1 और मेरे पास ये है सिंगलेट पीक आती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आती है। n+1 का हम रूल लगाते हैं। लेट सपोज मेरे पास अगर नेबर में कोई प्रोटॉन ही नहीं है तो मेरे पास क्या चीज़ आएगा, 0 + 1 = 1, सो दैट इज़ 1। तो मेरे पास ये आ गई एक छोटी सी पीक यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो दूसरा आएगा वो क्या चीज़ होगी, 1 और 1। लेट सपोज मेरे पास अब इस 1 के लिए ये 1 और 1 क्या होगा, अगर मैं इसके लिए n+1 रूल लगाती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक है 1 + 1, तो मेरे पास 2, तो इसकी मेरे पास पीक आ जाएगी डुप्लेट। यहाँ पे बात क्लियर है? अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो बीच में 2 आ जाएगा। ये इसकी एक ट्रिक है कि जिसके तरीके से आप पास्कल ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास n+2 = 3, तो मेरे पास ये आ जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है। अब जो है 1 वैसे आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 + 1 क्या होता है, या इसको कर दें तो मेरे पास आएगा 3 और 3, ये 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। अब जो है आपने यहाँ पे 3 कर दिया है तो मेरे पास n+3 जो है वो क्या आएगा, 1 + 3 कर दें, सॉरी ये 1 होगा, n की जगह मैं 1 डालती जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब मैं 1 तो 1 वैसा का वैसा आ गया मेरे पास, तो ये कितना होगा मेरे पास, ये 4 और ये 4, ये और ये 4, और इन दोनों को भी प्लस करना है, 4 ये 4 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, 1 वैसे आएगा, यहाँ पे भी 1 वैसे आएगा, तो मेरे पास क्या होगा कि ये, और अगर मैं ये प्लस करती हूँ तो मेरे पास ये तो 5 आ गए हैं, ठीक है। ये 5 आ गए हैं, तो मैं इस 6 को इस 4 के साथ और इस 4 के साथ करती हूँ तो मेरे पास 2 बार 10 आता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए कि मेरे पास अगेन 1 आएगा, 1 के साथ यहाँ भी 1 आएगा, तो मेरे पास 1 और ये कितना होगा, ये 6, ये दोनों 6, ये दोनों 15, ये दोनों 15, ये आपस में करो 20 आते हैं। ये था हमारे पास पास्कल ट्राइंगल, जो ये देखे बिल्कुल पिरामिड की शेप में है, एक ट्राइंगल की शेप में है। n+1 रूल लगाते जाएं, 0 से 1 2 3 ऐसे करते जाएं, आपके पास सिंगलेट डुप्लेट ट्रिपलेट क्वार्टलेट हमारे पास आ जाएगी, क्वांटेट और फिर सेक्सटेट, ये सारी जो है हमारे पास आगे पीक्स आती जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे तो आपको इतना पता चल गया कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास इनको कैसे लगाएंगे, हमें इंटेंसिटी का कैसे पता चलेगा। मैंने 1 का 1 लगाया ना, अब मेरे पास 1:, हम ऐसे करते हैं 1:1, मीन्स कि हमारे पास ये जो रेशो का साइन होता है वो ऐसे लगाते हैं ना, तो मैं 1:1 के लिए दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। 2 पीक्स हैं, डुप्लेट है, 2 पीक्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी रेशो सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इस थर्ड वाले का देखती हूँ तो मेरे पास इसकी क्या आएगी, 1:2:1, ठीक है। मुझे इस वाले से मैं इसकी देख रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करना है कि 2 पीक्स तो सेम आएंगी, एक थोड़ी बड़ी आएगी रेशो में, उनसे डबल आएगी, तो मेरे पास ये ट्रिपलेट आएगी। आप जब इसकी निकाल भी लेंगे तो ये देखिए इसकी ट्रिपलेट निकल रही है ना, पीक। अब इसकी देखें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इसकी देखती हूँ तो 1:3:1, तो मेरे पास क्या होगा, 1
ये छोटी दो पीक्स, इंटेंसिटी इनकी रेशो थोड़ी ज़्यादा, 2 से भी ज़्यादा, तो मेरे पास ये पीक्स ऐसे आएंगी। तो ये सारा यहाँ तक ऐसे चलता जाएगा। इंटेंसिटी के बारे में हमें बताता है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कहते हैं कि अगर कंपाउंड मस्ट बी इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल देन कंपाउंड इज इम्प्योर। अच्छा, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कहते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो तो अच्छी बात है। चले इसको तो छोड़ देना, इस बातों को इतनी समझ आ गई आपको पास्कल ट्रायंगल की। और आई होप सो आपको पीक्स निकालने का भी तरीका आ गया होगा। पीक्स की हम एग्जांपल फिर से कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके आगे और चीज़ें देखते हैं। चलिए जी, आप आते हैं CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। हमने पहले HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, उसमें हमने जो चीज़ पढ़ी वो क्या थी, ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने थे, मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करने थे। इसमें हमने कार्बन को देखना है। CNMR जो है ना, उसके स्पेसिफिक अगर आपके पास कभी भी जो है CNMR का नाम आए तो आपने समझ लेना है कि ये हमारे पास कार्बन किस चीज़ की बात हो रही है, कार्बन 13 की बात हो रही है, ठीक है। अब कार्बन 13 की बात कैसे हो रही है, यहाँ पे आप जो है एक्टिव इनएक्टिव की जो बात है यहाँ आगे देखते हैं। चले जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इट इज़ दिस एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ कार्बन, इट इज़ सिमिलर टू प्रोटॉन NMR। अच्छा, है तो ये बिल्कुल सेम प्रोटॉन की तरह, लेकिन यहाँ पे आपने कार्बन को देखना है। आपका मेन फोकस क्या होगा, कार्बन होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज जस्ट एज प्रोटॉन। मतलब वही बातें हैं पुरानी वाली। इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम होती है ना NMR की, वो हमारे पास जो NMR है उसमें हाइड्रोजन तो आसानी से हो जाता है क्योंकि हर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल में कार्बन का एक्टिव होना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। आप खुद सोचें, जो एक हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे होते हैं, एक कोई एक दो ऐसे होंगे जिनमें मीन्स के मैं अगर CH4 की भी बात कर लूँ या CH3 की, उनमें भी मैक्सिमम 3 होते हैं और उनमें भी वो 3 एक्टिव होते हैं, उनका बहुत अच्छा चांस है। लेकिन C जो है ना कार्बन, वो एक्टिव हर जगह नहीं होता। अगर वो 100 है उसमें 1% कोई एक्टिव होगा कार्बन NMR। तो ये इसलिए जो है इसको हम इसे कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, अच्छा इसे हम कार्बन 13 NMR क्यों कहते हैं ये भी आप अभी देख लेंगे। वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बन 13 NMR। यहाँ पे देखें, इट डिपेंड अपॉन द अबंडेंस एंड NMR एक्टिवनेस ऑफ कार्बन। यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये हमारे पास नेचर में कितना पाया जाता है और जो NMR है कार्बन मीन्स के कार्बन है वो NMR में कितना एक्टिव है। यहाँ पे देखिए कि आपको वैसे मीन्स के छोटे लेवल पे ये पढ़ाया जाता है, लो स्टैंडर्ड पे छोटी क्लासेस में वो ये कहते हैं कि आपके पास आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, मीन्स के मास नंबर चेंज होता है। तो कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप, दैट इज कार्बन 12, 13, 14। इतना पता है ना, जैसे हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। तो ये आपने देखना है कि कार्बन 13, 14 जो है ये इनकी केमिकल अबंडेंस क्या है और ये कितने जो है NMR एक्टिव है। अगर मैं कार्बन 12 की बात करूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन एक्टिव है कि नहीं है। अबंडेंस का तो वैसे पता चल जाएगा आपको, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास कार्बन जो है ये 12 एक्टिव है या नहीं है। वो इस तरीके से पता चलेगा कि ये देखे दी कार्बन की नेचुरल अबंडेंस हमारे पास जो है वो 98% है। मीन्स कि हमारे पास कार्बन 12 तो ओवरऑल जो जितना कार्बन हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास कार्बन 12 है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। इट इज़ NMR इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव मैंने कह दिया, ये क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन। आपको पता है ना कि कार्बन 12 है, उसके हमारे पास क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी 6 हैं, तो ऑब्वियसली इसके जो है हमारे पास न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। अब जो है जो चीज़ अगर 4 पे डिवाइड होगी, वो यहाँ पे कार्बन की बात कर रही हूँ, कार्बन NMR में जैसे ये कार्बन है, जो अगर आपको भूल भी जाता है तो आप बस ये सोच लो कि जो चीज़ अगर इवन में आ गई है और वो 4 पे डिवाइड फुली हो रही है तो वो कार्बन NMR इनएक्टिव है, सॉरी, ठीक है। जो चीज़ 4 पे डिवाइड हो रही है आप उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करोगे, उनको जमा करोगे, उनका सम करोगे, वो जिस चीज़ के इक्वल आएगा, अगर ये नंबर इवन है, ये इवन है ना, और ये 4 पे फुली डिवाइड हो रहा है तो ये इनएक्टिव है, ठीक है। आप खुद सोचो कि अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये इवन में है, तो इसका न्यूक्लियर स्पिन तो ना हुआ, इसकी तो पेयरिंग हो गई ना। ये देखें, पेयरिंग हो गई, स्पिन तो ना हुआ, इवन है, 0 स्पिन आ गया, नेट इनका न्यूक्लियर स्पिन 0 हो गया। तो ये हमारे पास NMR इनएक्टिव है। अगर मैं कार्बन 13 की बात करती हूँ तो इसकी नेचर में अबंडेंस तो बिल्कुल है ही नहीं,
जो है 0.1% है, लेकिन इसका स्पिन है, मतलब कि इसका हमारे पास जो है वो आई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये कार्बन मेरे मुंह में आता है, एनएमआर इनएक्टिव है, सॉरी एक्टिव है, एनएमआर एक्टिव है, वो इनएक्टिव था। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन 13 है, तो मेरे पास न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होते हैं। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 को प्लस करो ज़रा 6 के साथ, 13 आएगा। ये क्या है? ये ऑड है, और ऑड हमारे पास 4 पे डिवाइड नहीं होता। 4 पे जब डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास स्पिन, मतलब कि कोई ना कोई इसका एक रह ही जाएगा। तो वो जो एक रह जाएगा, लेट सपोज अगर ये मेरे पास ये है ना, ये वाली चीज़, इसके अलावा एक यहाँ पे कर दो एक्स्ट्रा, तो ये मेरे पास कितना होगा? 1/2 का स्पिन देगा ना ओवरऑल न्यूक्लियर स्पिन। तो जब ये देगा हमारे पास ये एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हमें बात पता चल जाएगी कि अच्छा ये हमारे पास एनएमआर एक्टिव है। यहाँ पे देखो कि कार्बन 14 क्यों नहीं है हमारे पास। इट्स नेचुरल अबंडेंस, ये और भी कम है हमारे पास, इतनी ज़्यादा इसकी कम है। इट इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग प्रोसेस। आपको पता है कि हमारे पास वो जो जैसे हमारे पास स्केलेटन्स मिलते हैं, या हमारे पास किसी ट्री की एज, या कोई भी एक्सटिंक्ट एनिमल है उसकी एज, जो यहाँ से जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, बिल्कुल दुनिया से जो है ख़त्म हो चुका है, उसकी एज मालूम करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का प्रोसेस यूज़ होता है, जिसमें कार्बन का ये वाला आइसोटोप यूज़ किया जाता है। जो चीज़ें अब रिमूव हो चुकी हैं, लेट सपोज एक बहुत ही पुराना इनको स्केलेटन मिला है, तो उसे हम उसकी एज काउंट करने के लिए जो है कितने हज़ार साल पुराना है, उसके लिए हम ये वाला कार्बन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास इसके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसको सम अप करो 14 होते हैं। ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियर टोटल स्पिन 0 हो जाएगा, तो ये एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। अब बस ये पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि आपके पास सिर्फ यही कार्बन जो है वो एनएमआर में यूज़ होगा 13। अब इसका भी मसला है कि ये एक तो अवेलेबल नहीं है, इतना अबंडेंस नहीं है इसकी। ठीक है, अबंडेंस के अलावा इसका ये भी चीज़ है कि हमारे पास जो है इस 13 में भी सारे कार्बन जो है वो फुली एक्टिव नहीं हो सकते। मीन्स कि आप खुद सोचो, मेरे पास जो है मैंने बहुत से कार्बन चेन दे दिया, मैंने आपको मॉलिक्यूल दे दिया कि आपने इसे चेक करना है कि कार्बन जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, मीन्स कि एनएमआर करनी है। आप खुद मुझसे कहेंगे कि हमारे पास ये वाला कार्बन है, मुझे तो नहीं पता कि अच्छा ये सारे कार्बन 13 है, सारे कार्बन 13 नहीं हो सकते। इसमें कोई, आप खुद अबंडेंस हमने कहा कि इतनी कम है, तो इसमें से कोई एक ही होगा 100 में से, 1000 में से, तो ये इसीलिए डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे देखें हमारे पास के CNMR जो है वो और HNMR जो है वो कैसे है। ड्यू टू लेस अकरेंस ऑफ कार्बन 13 इट इज़ मोर सेंसिटिव देन HNMR एंड सैंपल मस्ट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो हमारे पास एक तो सैंपल का जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लार्ज क्वांटिटी इसलिए कि 100 कार्बन लेंगे उसमें एक एक्टिव होगा, एक कार्बन 13 निकलेगा। ठीक है ना, बाकी और आइसोटोप निकल सकते हैं, बेसिकली ये भी निकल सकता है कार्बन 12 जो ज़्यादा है हमारे पास एटमॉस्फेयर में। कार्बन 13 इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू HNMR हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब आगे देखें कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रा आर मच इजी टू इंटरप्ट देन HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आसानी से हमारे पास जो है इंटरप्ट हो जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर कार्बन टू 13 इन मॉलिक्यूल। अब ये खुद सोचें कि एक ही होगा, कोई मैंने कहा है 1000 में, तो ये सारे 12 हो सकते हैं, ये एक NMR एक्टिव होगा। सो चांस ऑफ स्प्लिटिंग इज रेयर। तो हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग जो है वो बेसिकली तो होती नहीं है, बहुत ही कम होती है रेयर केसेस में। कार्बन 13 कपलिंग इज निग्लिजिबल, सो इट इज़ प्रोटॉन डी कपल। ठीक है, इट गिव्स सिंगल अनस्प्लिट पीक ड्यू टू वेरी लो अबंडेंस। एक चीज़ बता दूं कि कार्बन में हमेशा हमेशा आपके पास सिंगल पीक आएगी, आपके पास सिंगल पीक आएगी, बस ये एक चीज़ याद रख लें। ठीक है, HNMR में हमारे पास डुप्लेट ट्रिपलेट ये सारा आ रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ सिंगलेट पीक देगा कार्बन हमें। इट गिव्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में देता है। मैग्नेटोगायरिक रेशो आप देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास दी मैग्नेटोगायरिक रेशो इज ऑल्सो नोन एज दी गायरोमैग्नेटिक रेशो इज द फंक्शनल फिजिकल कॉन्स्टेंट दैट इज क्रिटिकल पैरामीटर इन। ये चीज़ें तो फिलहाल छोड़ दें, बस समझने की कोशिश करें। इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको जब HNMR बताया था, वहाँ पे HNMR को जब हमने शील्डेड डी शील्डेड प्रोटॉन पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हमारे पास रिएक्ट करेगा, मीन्स कि कैसे ये जो है अपना बिहेवियर दिखाएगा, शील्ड होगा, डी शील्ड होगा, वो सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि ये वाली मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस पे CNMR पे कैसे इफेक्ट करेगी। अब आप देखें कि हमारे पास कार्बन 13 है और ये हमारे पास कार्बन
सॉरी हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पे अगर देखती हूँ तो H जो है वो हमारे पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेगा और कार्बन जो है ये हमारे पास लेस लेगा। इन CNMR द कार्बन मस्ट बी कार्बन 13 टू बी NMR एक्टिव। एक तो ये होता है कि हमारे पास जो है, अगर आपने ये क्यों लेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ जो है CNMR में तो ये मसला था ना कि कार्बन 13 का होना लाजमी था। H तो हर H जो था ना वो ले लेता था, मीन्स के वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव हो जाता था, वो अपना ले लेता था। लेकिन 13 जो था उसका ये मसला है कि उसकी एक तो अबंडेंस कम है, हर कार्बन जो है वो 13 नहीं होता। तो आउट ऑफ हमारे पास 100 जो था वो प्रोबेबिलिटी जो थी वो 13 की सिर्फ 1% थी। तो कार्बन नीड वेरी लेस मैग्नेटिक फील्ड फॉर रेजोनेंस, सो इट इज़ डीशील्डेड ड्यू टू CL अटैचमेंट। यहाँ पे आप जो है ये एक चीज़ थोड़ी सी वो हो गई है, ये यहाँ पे हेडिंग आ रही है और ये जो है यहाँ पे हेडिंग आएगी। यहाँ पे देखिए कि वो कहते हैं अगर यहाँ पे मैं कार्बन का देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ कार्बन लेस लेगा। क्यों लेगा लेस मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि एक तो पहली बात है कि ये कार्बन 13 होगा तब लेगा, और अगर कार्बन 13 भी है तो वो 100 में से कोई एक मालिक्यूल होगा, हमें 100 मालिक्यूल को नहीं देना पड़ेगा एक्टिव करने के लिए, सिर्फ वही एक ही को, तो थोड़ी सी लेगा एक। यहाँ पे जो है यहाँ पे H बहुत सारे होंगे, सारे 100 में से जो है वो 100 का मालिक्यूल के पास H है लेट सपोज, तो सारे NMR एक्टिव हैं, प्रोटॉन जो होते हैं हाइड्रोजन, तो इसके लिए हमें ज़्यादा लगेगी, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन NMR जो है वो डायरेक्टली अटैच टू जो है ये नहीं है। एक तो ये आप लोग जो है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि ये जब जैसे आएगा ये प्रोटॉन जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है, तो डी शील्डिंग ऑटोमेटिकली होगी। जब इलेक्ट्रॉन ही हट जाएंगे तो इनको कौन प्रोटेक्ट करने वाला है, कौन शील्ड करने वाला है? तो ये डी शील्डिंग और शील्डिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो रेजोनेंस जो है इनकी थोड़ी मुश्किल से होगी। यहाँ पे ये आपके पास लिखी भी हुई है ये चीज़। अब देखें हमारे पास कि केमिकल शिफ्ट वही बात है कि TMS जो था, यहाँ से TMS बनाएंगे तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से TMS बनाएंगे तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे। ये कंफ्यूज नहीं है ना कि वो तो यहाँ से जा रहा था, हमने तो यहाँ से किया तो ये गलत है, ये गलत नहीं होगा, वैल्यूज डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट अगर CNMR की देखते हैं तो हमारे पास जो H था ना उसकी तो थी 0 to 12 ppm, जो CNMR होता है उसकी होती है 0 to 120 या हमारे पास 240, मैंने यहाँ 3 तक कर दिया है, लेकिन हमारे पास बेसिकली जो होती है वो 120 तक होती है, 0 to 120 ppm, ठीक है। अब देखिए केमिकल शिफ्ट की ये सारी आपके पास जो है ये लिखा है, यहाँ सिर्फ आपने समझना है कि शिफ्ट इन दी पोजीशन NMR स्पेक्ट्रा विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। हमारे पास TMS जो है टेट्रामिथाइल सिलीन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड लिया गया है, रेफरेंस मटेरियल लिया गया है। शील्डिंग डी शील्डिंग का आप लोगों ने बताना होता है यहाँ पे। आप देखिए कि हमारे पास शील्डेड हमेशा जो है अब फील्ड में आते हैं, जो हमारे पास ये चीज़ें याद कर लें जो 0 के करीब या TMS के करीब होते हैं, और डी शील्डेड जो होते हैं हमारे पास किस में आते हैं, शील्डेड डी शील्डेड का कैसे पता चलेगा? मैंने कहा था ना कि आपके पास लेट सपोज इसे यहाँ H कर दें, ये H कर दें, यहाँ भी H कर दें, कार्बन 13 है लेट सपोज ये हमारे पास, ठीक है। अगर ये कार्बन 13 है तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो ये यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन ही इस पे नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं रही, इसे प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डी शील्डेड हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। आपको डी शील्डेड की इतना पता चल गया है ना, तो आपने ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, TMS से दूर आएगी। इतनी बात समझ आ गई है? आप यहाँ पे इतना आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये HNMR जो है वो क्या है, और CNMR, ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है इसका, कि इसकी ये हाई होती है रेशो, हमारे पास इसकी लो होती है। ये 0 to 12 ppm कर दें, यहाँ बेसिकली 12 ppm है, और ये 0 to 120 कर दें इसे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू जो लेक्चर है वो 120 है और ये अकॉर्डिंग टू लेक्चर 0 to 12 है, ठीक है। तो ये केमिकल शिफ्ट जो है वो न्यूक्लियस की होती है, मीन्स के न्यूक्लियाई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, और ये हमारे पास कार्बन की होती है, कार्बन 13 स्पेशली। यहाँ पे देखें, आपने वहाँ पे जो समझा है वो नंबर ऑफ सिग्नल किस चीज़ के काउंट करना समझे थे, हाइड्रोजन के काउंट करना समझे थे। आप यहाँ पे जो अब समझेंगे वो आपने कार्बन के समझने हैं, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन, मीन्स के हमारे पास कितने जो है, लेट सपोज अगर ये मैं कहती हूँ कि लेट सपोज ये सारे कार्बन जो है ये एक्टिव हैं
यहाँ पे देखें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? ये और ये, इसको देखें ये भी CH2 के साथ है, इसको यहाँ से देखें ये भी CH2 के साथ है, तो ये A और ये A, इनकी केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए मैंने दोनों को A का नाम दे दिया। इसकी देखें, इसकी देखें, ये भी O के साथ एक तरफ से अटैच है, ये भी CH3 के साथ है, ये भी O के साथ है, यहाँ से CH3 के साथ है, ये B हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब हमारे पास जो है ये टोटल कितने सिग्नल देंगे, एक A आ रहा है, एक B आ रहा है। हमारे पास टोटल चीज़ें क्या आ रही हैं, एक A आ रहा है, एक B आ रहा है, तो मेरे पास सिग्नल टोटल 2 आएंगे। यहाँ पे दो और देखें कि हमारे पास यहाँ पे कितना है। अब ये एक CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ मैं ये वो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ हमारे पास जो है ये वाला डायरेक्टली O के साथ अटैच है, ये वाला डायरेक्टली C के साथ अटैच है। तो मेरे पास यहाँ पे ये B, ये भी कार्बन है, कार्बन को देखना है, यहाँ पे कार्बन को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये C, ये D, ये E, टोटल कार्बन को देखना है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मेरे पास जो है क्या चीज़ होगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें और इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें तब भी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ये भी 0 से और यहाँ से कार्बन के साथ है, ठीक है। तो हमारे पास सिग्नल इतने आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखें हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये एक CH3, ये CH3, इन्वायरमेंट सेम है ना, इनके साथ कुछ नहीं है, एक ही कार्बन के साथ लगे हुए हैं। और ये वाला हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देखना, B, ये वाला C, ये ऑटोमेटिकली D, ये डिफरेंट है, इनके साथ जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 सिग्नल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक Cl के साथ लगा है, ठीक है, B, इतना समझ आ गया, लेकिन ये भी तो Cl के साथ लगा हुआ है, तो 2 सिग्नल। A, दोनों की इन्वायरमेंट सेम है, ये Cl के साथ लगे, Cl के साथ, यहाँ से CH2 के साथ, यहाँ से CH2 के साथ, तो A और ये B आ गया, 2 सिग्नल्स आ गए। यहाँ पे ये चीज़ देखें। अच्छा, यहाँ पे रिंग आ जाए तो ज़रा खोल लिया करें, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ये सारा बना लिया करें, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है ना यहाँ पे ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये A, ठीक है, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट है। पहले ये देखें कि हमारे पास ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन के साथ, ये एक कार्बन के साथ, ये भी, ये दोनों B, ये भी दोनों C, ये और ये डिफरेंट होंगे, ये A और D कर देते हैं, तो ये 5 सिग्नल देगा ऑटोमेटिकली। ये भी ऐसे है कि ये सारे सेम इन्वायरमेंट में है, A आएगा, ये B C और ये डिफरेंट में है, तो D 5 सिग्नल्स। यहाँ पे देखें कि ये भी हमारे पास सेम जो है ये नहीं है, ये A है, ये B है, इसके साथ OH ग्रुप है, इसके साथ यहाँ से CH3 लगा हुआ है, C और D 4 सिग्नल। यहाँ पे देखें CH3 C जो है, अच्छा यहाँ पे सिंगल C भी आएगा तब भी आप उसे सर्कल करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सिंगल C था सर्कल, क्योंकि हमने कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना कि हाइड्रोजन है या नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये भी ऐसे सेम आएगा और ये 7 सिग्नल भी सेम आएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल आपके समझने के लिए हैं, अगर कोई यहाँ पे समझना चाहे, सेम हमारे पास यहाँ पे फिनोमेना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। इसके अलावा जो है इंफ्रारेड कपलिंग कांस्टेंट ये पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है। चलें जी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।